नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के बहुत ही मशहूर उपन्यास गबन की दुनिया में गहरे उतर रहे हैं। जी। हमारे पास देखिए उपन्यास के कुछ खास अंश हैं और साथ ही इस पर एक पाठक की ऑनलाइन क्या प्रतिक्रिया रही, उस पर जो बातचीत हुई वो भी है। हाँ। तो मकसद ये है कि इन सब के सहारे हम कहानी के किरदारों को समझें, उनके सामाजिक संदर्भ और प्रेमचंद के जो गहरे संदेश हैं उन्हें परत दर परत खोलें। बिल्कुल। और देखिए, ये उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस दौर के मध्यम वर्गीय समाज का एक तरह से एक्सरे है। सही कहा। हम देखेंगे कि कैसे प्रेमचंद ने रमानाथ और जालपा जैसे किरदारों के जरिए इच्छाओं, मानवीय कमजोरियों और वो जो नैतिक दुविधाएं होती हैं, उनका कैसा जाल बुना है। तो इन स्रोतों से हम उपन्यास के जो भावनात्मक उतार चढ़ाव है और उसका जो असल मर्म है, उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं ये साहित्यिक सफर। जी। कहानी के बिल्कुल केंद्र में है रमानाथ, और प्रेमचंद ना शुरुआत में ही एक बुनियादी तनाव हमारे सामने रख देते हैं। हाँ। रमानाथ का किरदार जो बिना किसी आर्थिक आधार के बस एक सामाजिक रुतबे की इच्छा रखता है। हाँ, वो दिखावा। हाँ, अच्छे कपड़े पहनना, दोस्तों के सहारे ठाट बाट बनाए रखना, जैसे वो शतरंज खेलना, सैर सपाटा करना, यहाँ तक कि दोस्तों के जूते मांग कर पहनना। बिल्कुल, ये सब उसकी पहचान का हिस्सा है। और उसके पिता दियानाथ, वो इस दिखावे के पीछे की सच्चाई जानते हैं। वो आर्थिक तंगी के कारण रमानाथ का विवाह टालना चाहते हैं। उनका साफ मानना है, जैसा पाठ में जिक्र भी है, कि भाई जो आदमी अपना पेट नहीं पाल सकता, उसका विवाह करना तो अधर्म है। ये तो बड़ी व्यवहारिक चिंता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ है सामाजिक दबाव। रमानाथ की माँ जागेश्वरी, हाँ, जागेश्वरी, वो बहू लाने की इच्छा और समाज की जो अपेक्षाएं हैं, उनके बोझ तले दबी हैं। प्रेमचंद इसे त्रियाहट कहते हैं। अच्छा, त्रियाहट। हाँ, ये सिर्फ माँ की जिद नहीं है। ये उस समाज का आईना है जहाँ शादी और बहू लाना एक सामाजिक जरूरत जैसी बन गई थी, व्यक्ति की आर्थिक क्षमता से भी ज्यादा जरूरी। और इसी कश्मकश के बीच रमानाथ का विवाह जालपा से तय हो जाता है। दियानाथ की चिंता एक तरफ कि 1000 रुपए तो टीमटाम के लिए चाहिए। हाँ, और जोड़े गहनों के लिए अलग। और जागेश्वरी की सामाजिक चिंता दूसरी तरफ कि भाई जो उसके साथ बहुएं बनकर आईं, वो तो आज पोते खिला रही हैं। ये दोनों पहलू उस समय की सच्चाई दिखाते हैं। बिल्कुल। अब जालपा की बात करें तो शुरुआत में वो शादी को लेकर काफी कह सकते हैं उत्साहित है। हाँ, बिल्कुल। सहेलियों से रमानाथ की झूठी तारीफें सुन लेती है कि मेरी सखियां तुम्हें देखकर मुग्ध हो गईं। तो उसके मन में रमानाथ की एक आदर्श छवि सी बन जाती है। हाँ, एक इमेज बन जाती है। और ऑनलाइन चर्चा में भी किसी पाठक ने कहा है कि दोनों किरदार रमानाथ और जालपा बहुत दिलचस्प है। अच्छा। और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि प्रेमचंद कैसे कम शब्दों में गहरी भावनाएं उकेर देते हैं। पाठक को बांधे रखते हैं। ये तो प्रेमचंद की खासियत है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी का वो पहलू शुरू होता है जो उपन्यास का शीर्षक भी है, गबन। गबन। हाँ, सिर्फ पैसों का गबन नहीं, बल्कि सच्चाई का, भरोसे का गबन। अच्छा। शादी के खर्चों के लिए रमानाथ पहला बड़ा झूठ बोलता है, माँ के कहने पर, लेकिन पिता का हुक्म बताकर। हाँ, कहता है आप ही का तो हुक्म था। बिल्कुल। वो जालपा के जो शुरुआती गहने होते हैं, उन्हें चुपके से उठा लाता है। ये कह सकते हैं कि उसकी नैतिक गिरावट की पहली सीढ़ी है। हाँ, ये सिर्फ गहने उठाना नहीं है, ये चरित्र की कमजोरी का साफ संकेत है। जी। सच का सामना करने से बचना और सबको खुश रखने की कोशिश करना, चाहे वो झूठ से ही क्यों ना हो। और ये झूठ यही नहीं रुकता, वो अपनी नौकरी और तनख्वाह के बारे में भी जालपा से सच छुपाता है। कहता है माँ को कम बताना, 20 या 15। हाँ हाँ। तो ये छोटे छोटे झूठ जो हैं, वो एक बड़े धोखे की जमीन तैयार कर देते हैं। दूसरी तरफ जालपा है, वो गहनों के प्रति आकर्षित है, खासकर चंद्रहार की उसकी बड़ी तीव्र इच्छा है। हाँ, कहती है मैं सबसे पहले चंद्रहार बनवाऊंगी। लेकिन इसको सिर्फ लालच कहकर खारिज नहीं कर सकते, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समाज में देखिए, गहने सिर्फ श्रृंगार की चीज नहीं थे, वो सामाजिक प्रतिष्ठा, हाँ, मान सम्मान और पति के प्रेम का प्रतीक भी माने जाते थे। हाँ। तो जब जालपा को वादे के मुताबिक गहने नहीं मिलते, तो उसे अपनी उपेक्षा का एहसास होता है। उसे लगने लगता है कि रमानाथ उससे शायद प्रेम ही नहीं करता, वरना वो यूं निश्चित ना बैठे रहते। हाँ, उसे रमानाथ की असल आर्थिक हालत का तो कोई अंदाजा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जो संवादहीनता है, कम्युनिकेशन गैप और ये लगातार बढ़ता धोखा, ये रिश्ते में दरार डालते जाते हैं। रमानाथ की स्थिति उस मकड़ी जैसी हो जाती है जो अपने ही बुने जाल में फंसती जा रही है। सही कहा।
और पत्नी की इच्छा पूरी करने और समाज में अपनी झूठी शान बनाए रखने का यही दबाव रमानाथ को और गहरे संकट की ओर धकेलता है। वो समाधान ढूंढने की बजाय और बड़ी गलती करने की तरफ बढ़ जाता है। बिल्कुल, वो सराफा बाजार में गंगू जैसे थोड़े चालाक जौहरी के जाल में फंस जाता है। हाँ, वो जो उधार पर गहने देने का लालच देता है। हाँ, कहता है आपकी दुकान है, जो चीज चाहिए ले जाइए, दाम आगे पीछे मिलते रहेंगे। इस दिखावे को बनाए रखने की कोशिश में वो और कर्जदार हो जाता है। और फिर कहानी में रतन का प्रवेश होता है, एक अमीर विधवा। हाँ, रतन, जिसके लिए कंगन बनाने के बहाने रमानाथ उससे 600 रुपए एडवांस ले लेता है। हाँ, वो थैली से निकालकर 100 के 6 नोट देती है। जी, ये पैसा उसे फौरी राहत तो देता है, लेकिन उस पर दबाव कई गुना बढ़ा देता है। ये दिखाता है कि कैसे एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता है और इंसान दलदल में धंसता चला जाता है। रमानाथ की यह हालत उस समय के समाज पर भी एक तरह की टिप्पणी है। बिल्कुल। जहां ये बाहरी दिखावा और शान बनाए रखना इतना जरूरी था कि एक आम इंसान भी अपराध की राह पर चल पड़ता है। हाँ, वो अपनी माँ जागेश्वरी के सामने भी डींगे हाँकता है कि दुनिया में टिके रहने के लिए अक्ल चाहिए, सिर्फ भगत बने रहने से काम नहीं चलता। ये उसकी बढ़ती नैतिक गिरावट को दिखाता है, साफ तौर पर। और फिर आता है वो निर्णायक क्षण। कर्ज चुकाने और रतन के कंगन का हिसाब बराबर करने के भारी दबाव में रमानाथ सरकारी खजाने से पैसों का गबन कर बैठता है। ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं है। ये उसके लगातार झूठ बोलने, दिखावा करने और अपनी असलियत छिपाने का एक तरह से तार्किक परिणाम है। शुरुआत में वो इसे चोरी का रूप देने की सोचता है, किसी ने निकाल लिए। हाँ, बहाना बनाने की सोचता है। लेकिन जब उसे लगता है कि पोल खुल जाएगी तो शर्मिंदगी और डर के मारे वो भाग जाता है। सोचता है कहाँ अपना मुंह छिपा ले। ये पलायन उसकी कायरता का प्रतीक है। वो कलकत्ता पहुंचता है और वहां उसे देवीदीन नाम का एक भला और अनुभवी बुजुर्ग मिलता है जो अनजाने में उसका मददगार बनता है। कलकत्ता पहुंचकर कहानी एक नया मोड़ लेती है और ज्यादा गंभीर। हाँ, गबन के आरोप में पुलिस रमानाथ को गिरफ्तार कर लेती है। अब मामला सिर्फ पैसों के गबन का नहीं रहता, बल्कि एक बड़े नैतिक संकट का बन जाता है। बिल्कुल। पुलिस उसे एक प्रस्ताव देती है, या तो 5 साल की जेल काटो या फिर कुछ क्रांतिकारियों के खिलाफ एक झूठा डकैती केस चल रहा है, उसमें सरकारी गवाह बन जाओ। और बदले में रिहाई, शायद नौकरी का लालच भी। हाँ, ये रमानाथ के लिए एक तरह की अग्नि परीक्षा है। और यहाँ रमानाथ का चरित्र अपनी सबसे बड़ी गिरावट दिखाता है। देवीदीन जो उसकी मदद कर रहा है, वो उसे गबन के पैसे चुकाने की पेशकश भी करता है कि भाई तुम इस झंझट से निकलो। लेकिन रमानाथ अपनी तात्कालिक सुरक्षा और आराम के लिए आसान रास्ता चुनता है, पर नैतिक रूप से सबसे गलत रास्ता। वो बेगुनाहों के खिलाफ झूठी गवाही देने को तैयार हो जाता है। देवीदीन का वो सवाल, एक अधर्म के दंड से बचने के लिए बेगुनाहों का खून तो सिर पर न चढ़ेगा। ये कहानी के केंद्रीय नैतिक द्वंद्व को सीधे उजागर करता है। बहुत मार्मिक सवाल है ये। रमानाथ एक अपराध से बचने के लिए दूसरा कहीं ज्यादा गंभीर अपराध करने को तैयार है। और ये सिर्फ उसकी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, ये उस व्यवस्था पर भी सवाल है जो ऐसे समझौते करने पर या तो मजबूर करती है या लालच देती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू, और शायद ज्यादा उम्मीद जगाने वाला पहलू, वो है जालपा का चरित्र। हाँ, जालपा। जब उसे रमानाथ की सच्चाई पता चलती है, उसके भाग जाने और गबन का पता चलता है, तो वो टूटती नहीं बल्कि पूरी तरह बदल जाती है। ये वाकई एक असाधारण बदलाव है। वो भोली, गहनों की शौकीन लड़की अब एक दृढ़ निश्चयी, नैतिक रूप से मजबूत महिला बन जाती है। हाँ, वो अपने बचे खुचे गहने बेचकर रमानाथ का कर्ज चुकाने की कोशिश करती है। रतन को अपने कंगन सौंपते हुए उसका वो कहना, ये मेरी विपत्ति की गठरी है, प्रेम की स्मृति नहीं। क्या बात है। ये उसके आत्मसम्मान और बदले हुए मूल्यों का प्रतीक है। वो गहनों के मुंह से पूरी तरह ऊपर उठ जाती है। जालपा का ये रूपांतरण उपन्यास का दिल है, कह सकते हैं। बिल्कुल। वो निष्क्रिय पीड़ित बने रहने की बजाय सक्रिय होकर स्थिति को संभालने का फैसला करती है। वो रमानाथ को खोजने और उसे सही रास्ते पर लाने का संकल्प लेती है। और जैसा कि ऑनलाइन चर्चा में भी कहा गया, प्रेमचंद ने उपन्यास में गर्व करने वाली, सत्य का पालन करने वाली और मानसिक रूप से मजबूत महिला पात्रों को जगह दी है। हाँ, और जालपा इसका सबसे सशक्त उदाहरण बनकर उभरती है। इसी दौरान कहानी में रतन की व्यथा का एक और आयाम खुलता है। हाँ, रतन का मामला, जो उस समय की महिलाओं की स्थिति पर एक और जरूरी टिप्पणी है।
पति वकील साहब की लंबी बीमारी में सेवा करने के बाद उनके निधन पर उसे अपने ही भतीजे मणिभूषण द्वारा संपत्ति से बेदखल करने की कोशिशों का सामना करना पड़ता है। जी, और यहाँ प्रेमचंद उस समय के अन्यायपूर्ण कानून की ओर इशारा करते हैं, जिसके अनुसार संयुक्त परिवार में विधवा का अपने पति की संपत्ति पर कोई सीधा अधिकार नहीं होता था। हाँ, लिखा है विधवा का अपने पुरुष की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। देखिए, रतन का अनुभव दिखाता है कि कैसे कानूनी दावपेच और सामाजिक उदासीनता एक पढ़ी लिखी सम्मानित महिला को भी कितना असहाय और असुरक्षित बना सकती है। रतन का मणिभूषण को दिया गया जवाब, मैं तुम्हारी लौंडी नहीं हूं, जिस चीज पर मेरा कोई अधिकार नहीं वो मैं हाथ से भी नहीं छू सकती, ये उसके स्वाभिमान को तो दिखाता है, लेकिन साथ ही उसकी लाचारी को भी रेखांकित करता है। ये सिर्फ रतन की कहानी नहीं, ये उस दौर की अनगिनत विधवाओं की कहानी है। सही कहा। अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती है, जहां सारे धागे आकर मिलते हैं। हाँ, क्लाइमैक्स की तरफ। देवी दीन की मदद से जालपा कलकत्ता पहुंचती है और उसे पता चलता है कि रमानाथ न सिर्फ गबन का आरोपी है, बल्कि झूठा सरकारी गवाह बनकर कुछ बेगुनाहों को फंसाने वाला है। यहीं जोहरा का किरदार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जोहरा? हाँ, जोहरा, जिसे पुलिस ने पहले रमानाथ को अपने जाल में फंसाने और उस पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया था, अब वो रमानाथ और खासकर जालपा की स्थिति से सहानुभूति रखने लगती है। अच्छा, उसमें बदलाव आता है। हाँ, वो जालपा की मदद करती है रमानाथ से मिलने में। जालपा का रमानाथ से सामना होता है और वो उसे फटकारती है, तुम इतने नीच हो। ये शब्द तो रमानाथ के ज़मीर पर चोट करते होंगे। बिल्कुल। जालपा की नैतिक दृढ़ता, देवी दीन का सहारा और शायद जोहरा के बदली हुई निष्ठा, इन सब के मिले जुले असर से रमानाथ का सोया हुआ ज़मीर आखिरकार जागता है। वो एक गहरे अंदरूनी संघर्ष से गुजरता है। उसे अपनी कायरता, अपने झूठ और उसके भयानक परिणामों का एहसास होता है। और अंततः वो अदालत में सच बोलने का फैसला करता है। हाँ, पुलिस की साजिश का पर्दाफाश करने का मुश्किल लेकिन सही फैसला। उपन्यास के अंत में वकील की दलीलें बहुत मार्मिक हैं। वो जालपा के त्याग और साहस की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं जालपा ही इस ड्रामा की नायिका है। हाँ, और जोरा की अप्रत्याशित मदद का भी जिक्र करते हैं। उसकी सरलता और सज्जनता ने एक वेश्या तक को मुग्ध कर दिया। वो रमानाथ के लिए सजा में नरमी की अपील करते हैं, ये मानते हुए कि वो परिस्थितियों का शिकार हुआ, हालांकि उसकी अपनी कमजोरियां भी थीं। बिल्कुल, लेकिन अंत पूरी तरह सुखांत नहीं है। जोहरा की कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। हाँ, वो गंगा में एक बच्चे को डूबने से बचाने की कोशिश में अपनी जान दे देती है। ये शायद प्रेमचंद का यथार्थवादी नजरिया है कि नेकदिली और बदलाव की भी कीमत चुकानी पड़ सकती है। शायद इसीलिए उस पाठक ने ऑनलाइन टिप्पणी में कहा था कि अंत जल्दबाजी भरा लेकिन दुखद है। हो सकता है जोहरा की मौत और जीवन की जटिलताओं की ओर इशारा हो। अंततः रमानाथ और जालपा देवी दीन और उसके परिवार के साथ गंगा किनारे एक सादा मेहनतकश जीवन अपनाते हैं। हाँ, रमानाथ वैद्य की सीख कर लोगों की सेवा करता है। पाठ में लिखा है उसने वैद्य की कई किताबें पढ़ ली हैं और छोटी मोटी बीमारियों की दवा दे देता है। ये उसके प्रायश्चित और एक नई सार्थक जिंदगी शुरू करने का प्रतीक है। बिल्कुल, वो उसी सादगी को अपनाता है जिससे वो शुरू में भाग रहा था और जिसके प्रतीक शायद उसके पिता दियानाथ थे। तो इन स्रोतों की पड़ताल से ये साफ है कि गबन सिर्फ गहनों के लालच या एक आदमी के भटकने की कहानी से कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है। हाँ, बहुत गहरा। ये मध्यम वर्गीय समाज की आकांक्षाओं, उसके दोहरे मापदंडों, दिखावे की संस्कृति, नैतिक पतन और फिर उससे उभरने की संभावनाओं का एक जटिल चित्र है। प्रेमचंद ने स्त्री पुरुष संबंधों की बारीकियों, सामाजिक दबावों और उस समय की न्याय व्यवस्था की खामियों पर भी बहुत पैनी नजर डाली है। रमानाथ का पतन हमें सावधान करता है तो जालपा का आत्मसुधार हमें उम्मीद देता है। ये किरदार आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करते हैं। बिल्कुल, प्रेमचंद मानवीय स्वभाव के चितेरे हैं। डर, लालच, प्रेम, पश्चाताप, साहस, ये सब भावनाएं इस उपन्यास में जैसे जीवंत हो उठती हैं। रमानाथ का सफर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बाहरी दबाव, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और ये क्षणिक मोह किस तरह हमारे नैतिक चुनाव को आकार देते हैं। और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार हम छोड़ सकते हैं। हाँ, कि आज के जमाने में जहां सोशल मीडिया और उपभोक्तावाद के कारण शायद दिखावे और चीजों का दबाव पहले से भी ज्यादा है। हाँ, ये तो है। तो रमानाथ की कहानी और उसके चुनाव कितने प्रासंगिक लगते हैं। क्या प्रेमचंद का खींचा हुआ समाज आज भी हमें अपना ही अक्स नहीं दिखाता?